यानी समंदरी आलूदगी या दरियाई आलूदगी की वजह से जो नुकसानात होते हैं उस पर हम बात करेंगे। चौथी जो है रोशनी की वजह से भी बाज़ आलूदगियाँ होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे रोशनी से क्या आलूदगी होती है, इंशाल्लाह आगे चल के हम आपको बताएंगे कि रोशनी से भी क्या नुकसानात इंसानी जिस्म पे मुरतब हो सकते हैं। तो आज हम इस पे जो कलाम करेंगे, फ़ज़ाई आलूदगी से हम स्टार्ट लेते हैं। फ़ज़ाई आलूदगी अगर आप अपने गिरदो व नवा में गौर फरमाएंगे तो आपको चारों तरफ एक आलूदा माहौल नज़र आएगा, जिसकी अगर बैकग्राउंड पे जाके आप सोचते हैं, देखते हैं, तो एक इंसानी हाथ का बड़ा अमल दखल उसमें शामिल है। मिसाल के तौर पे सड़क पे दौड़ती हुई गाड़ियां अगर आप देखते हैं, उनसे निकलता हुआ धुआं आप देखते हैं, वो धुआं जब माहौल में आलूदा में जाता है तो वो माहौल को एक आलूदा यानी एयर पोल्यूशन आपकी हवा में आलूदगी पैदा कर देता है। इसी तरह जब कोई चीज़ जलाई जाती है, लकड़ियां जलती हैं या कोई कचरा वगैरह जलता है जो इंसान ही जलाता है, तो उससे जो धुआं उठता है वो भी माहौल में आलूदगी पैदा करता है और वो इंसानी सेहत पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा होता है। डॉक्टर साहब, इसमें एक सवाल ये करना था कि जो माहौलियाती आलूदगी होती है, क्या ये कुछ जगहों पे बज़ाहिरली विजिबल भी होती है, नज़र भी आ जाती है, या अभी जैसे हम जैसे मॉल में बैठे हुए हैं, बज़ाहिर तो साफ सुथरा लग रहा होता है, क्या इसमें भी कोई गंदगी महसूस हो सकती है? देखें, आलूदगी तो तकरीबन सब जगह पे ही मौजूद होती है ना, थोड़ी होती है, कहीं बहुत ज्यादा होती है। अभी जिस एटमॉस्फेयर में आप बैठे हुए हैं तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी आलूदगी तो है, लेकिन उसका रेशो काफी कम मिलेगा आपको, इतना ज्यादा रेशो नहीं मिलेगा एज कम्पेयर टू ओपन एयर में। खुली जगह पे आप जाते हैं या सड़क के ऊपर जा रहे होते हैं, किसी ऐसी जगह पे, बंद जगह पे हैं जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो वहां पे आलूदगी बहुत ज्यादा मिलेगी। अब सवाल ये है सलमान भाई कि आलूदगी की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे पहले तो ये कि जैसे आइए जो फ़ज़ाई आलूदगी है, इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं? इंसान की वजह से क्या क्या वजूहात होती हैं? बेहतियातियाँ होती हैं, नॉर्मल लाइफ होती है, जिसकी वजह से आलूदगी हो रही है? देखें, इसमें जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है ना, वो अगर देखा जाए तो हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, सही, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर इसके अंदर आता है कि उसके अंदर जो उनकी चिमनीज के अंदर से जो धुआं वगैरह निकलता है वो एटमॉस्फेयर में जाता है, फजा को आलूद करता है। प्लस आप अगर आप लेते हैं ट्रैफिक वगैरह को ले लेते हैं, उनमें जो धुआं वगैरह गाड़ियों में से निकल रहा होता है वो बहुत ज़्यादा उसको आलूदा बना रहा होता है। इसी तरह फिर आप अगर किसी कच्ची आबादी में चले जाते हैं तो वहाँ पे गैस वगैरह की सूरत हाल नहीं होती है, तो वहाँ पे अगर लकड़ी डॉक्टर वगैरह साहब जो इस्तेमाल कचरा करते हैं। जला देते हैं अमूमी तौर पे, तो ये इसका जलाना कैसा? नहीं, ये भी नुकसानदेह होता है। देखें, ज़ाहिरी तौर पे हमें ये नुकसान नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप इस चीज़ को नोट करते हैं तो ओवरऑल आप ये देखें, आजकल एक टर्म यूज़ की जा रही है, अगर मदी चैनल के नाज़रीन को मालूमात होंगी तो एक होता है ग्लोबल वार्मिंग, जिसको कहते हैं वार्मिंग, यानी वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, जो टेम्परेचर रेस कर रहा है, जो आपका टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है दुनिया के अंदर, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अगर आप गौर करें, आज से 10 साल पहले तो हमारे बाउल मदीना का टेम्परेचर इतना नहीं हुआ करता था, आजकल टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक स्टडी के मुताबिक अगर देखा जाए तो पिछले 20 से 30 साल के अंदर एटलीस्ट कम से कम पाकिस्तान में कम से कम 2 डिग्री टेम्परेचर का इजाफा हो गया है। सही, ठीक है ना। अब वो 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा कैसे है? अब वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो हमारी बॉडीज पे इफेक्ट पड़ रहे हैं, पिछले दिनों भी आपने, पिछले साल भी आपने देखा कि बाबुल मदीना में गर्मी की वजह से कितनी अमवातें हुई। सही, इसकी वजूहात क्या है? टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? इसकी वजूहात यही है कि जो आपका ये स्मोक वगैरह निकल रहा है, जो भी चीज़ है ये फ़ज़ा में जा रही है, फ़ज़ा में जाके जो एक ऊपर एक लेयर होती है, इसको ओजोन लेयर कहा जाता है, जो सूरज की शुआओं को डायरेक्टली ज़मीन पे नहीं आने देती, वो वहाँ से कुछ उसकी जो मुज़िर शुआएं होती हैं उसको रिफ्लेक्ट कर लेती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं उसको रिफ्लेक्ट कर लेती हैं, जो डायरेक्टली हमारे यहाँ नहीं पहुँच पाती। अब हो क्या रहा है कि जो ये चीज़ आपकी एयर पोल्यूशन वगैरह जो जा रही है, तो वो जो आपकी लेयर्स हैं, हाँ बिल्कुल, उसको डैमेज कर रहा है। और जो करंट जो स्टेटस आया है उसका, उस पे इतना बड़ा होल हो चुका है कि आप एक बड़ी कंट्री का साइज बताया गया है कि उस बड़ी कंट्री के साइज के बराबर एक होल हो चुका है। और एक और स्टडी जो मेरी नज़र से गुजरी है कि आइंदा अगर हम देखते हैं कि 2100 यानी कि अगर एक सदी और गुजर जाती है तो इसका साइज
बहुत बड़ा हो जाएगा और जमीन पे इंसानी वजूद बहुत खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा रेस कर जाएगा। ये तो हो गया फजाई आलूदगी। डॉक्टर साहब, ये जैसे अब फजाई आलूदगी है मौजूद, अब इसके अंदर तो नॉर्मल लोग रह रहे हैं, तो इसका सेहत पे क्या असर आ सकता है? या नॉर्मल जो होते हैं, बच्चे होते हैं, यंग एज होते हैं, बूढ़ों पे असरात आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। अब अगर आप इसमें ये ले लेते हैं कि फजाई आलूदगी में सबसे पहले तो आप ये देखेंगे अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपकी हीट स्ट्रोक के केसेस बढ़ जाते हैं। पिछले साल हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं, बाउल मदीना के अंदर ये काफ़ी केसेस आए हैं जो अच्छी खासी जो अमवातें हुई थी वो सिर्फ हीट स्ट्रोक की वजह से हुई थी। एक तो मेजर फैक्टर ही होता है। फिर दूसरा स्किन डिजीजेस जो हैं, बीमारी, जिल्द की बीमारी, उसमें भी इजाफा अगर आप देखें, स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखें तो एलर्जी वगैरह, जी, जिल्द के हवाले से जो भी बीमारियां हैं उसमें भी इजाफा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो अगर पोल्यूशन आप लेते हैं तो ईएनटी की बीमारियों में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ, फेफड़ों की बीमारियां बढ़ गई हैं। बिल्कुल, मतलब सिस्टमिक वाइज चले ना, आप ईएनटी वाइज में गए, अब आप नीचे चले जाएंगे तो आपके फेफड़ों की बीमारियों में भी इजाफा हो गया है, सांस लेने की तकलीफें पैदा हो गई हैं लोगों के अंदर, बहुत सारे मसले मसाइल। तो अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेइंतहा नुकसानदेह साबित हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अमूमन बोला जाता है ना कि जैसे जिन लोगों को एलर्जी हो जाती है तो उनको हम प्रोफाइलेक्टिक और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है, लेकिन पता नहीं लग रहा होता कि एलर्जी किस चीज से। कुछ लोगों में डायग्नोस हो जाती है, कुछ लोगों में नहीं होती, लेकिन सिम्टम फिर भी परसिस्ट कर रहे होते हैं। तो क्या पोल्यूशन के सिम्टम में ले सकते हैं एलर्जी को? देखिए, वो डायग्नोस्ड पे डिपेंड करता है, पेशेंट की जो कंप्लेंट्स हैं, शिकायत हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की शिकायत कर रहे हैं, और फिर डॉक्टर पे मुनसर करता है कि वो उसके एटमॉस्फेयर, उसकी जनरल हिस्ट्री वगैरह लेने के बाद, उसके रहन सहन का माहौल देखने के बाद एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाता है। पॉसिबिलिटी बन सकती है, 100% नहीं। इसी तरह जो दमे का मर्ज है, अस्थमा जिनको हुआ होता है, इसका भी कोई ट्रिगर फैक्टर होता है? देखें, अगर आप अस्थमा का रेशो देखते हैं या चेस्ट प्रॉब्लम या सांस की तकलीफ का, अस्थमा ना लें, हम सांस की तकलीफ ले लेते हैं, चेस्ट की प्रॉब्लम भी अगर ले लेते हैं, तो इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर आप जाते हैं तो आपको बहुत केसेस इस किस्म के मिल जाते हैं। एस्थमेटिक पेशेंट्स काफी ज्यादा मिल जाते हैं। उसकी वजूहत ये है कि वहां पे जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, वहां से जो धुआं वगैरह निकल रहा है, उसकी वजह से वो जो वहां के रिहायशी होते हैं, कुर्ब जवार के लोग, वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा इनहेल कर रहे होते हैं। अब वहां से लाजिम होता है, हजार किस्म के केमिकल्स होते हैं फैक्ट्रीज में यूज कर रहे होते हैं, किस किस्म के होते हैं आम आदमी को नहीं पता होता, कितना इंजूरियस होते हैं, सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो वो उसकी वजह से वहां पे आप देखें तो आपका रेशो वहां पे चेस्ट प्रॉब्लम का बहुत ज्यादा मिलेगा। डॉक्टर साहब, तो जैसे रेसिडेंशियल एरिया वगैरह भी होते हैं, यहाँ पे भी केसेस अब जैसे बहुत क्लोज पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे भी अस्थमा के केसेस अब बढ़ने लग गए। जैसे कचरे वगैरह का भी कोई रोल है? नहीं, देखें, उसमें एक तो ये रोल बनता भी है, दूसरा जो है वो ये फैमिली हिस्ट्री का भी रोल बन जाता है ना। अगर खुदा ना खास्ता आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है तो मे बी पॉसिबल आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपके बच्चों को भी प्रॉब्लम आ सकती है, और उसमें आपको इनको केयर करना पड़ता है। मैंने खुदा ना खास्ता अगर किसी घर में एस्थमेटिक पेशेंट है, दमे का मरीज है, तो वो कोशिश करे कि ऐसे माहौल घर में पैदा ना करे जिसकी वजह से वो खुद भी परेशान हो और दूसरों को भी परेशानी में मुब्तला करे, बिलखुसूस अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भी परेशानी में मुब्तला करे। वो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये देता हूँ मैं आपको। जैसे स्मोकर्स होते हैं, सही, ठीक है ना, जो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने वालों का ये सिलसिला होता है कि वो ये समझते हैं कि जी हम अलग से बैठ के सिगरेट पी रहे हैं तो शायद दूसरों को इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप ओपन एयर में सिगरेट पी रहे हैं तो वो भी डेंजरस है, लेकिन जब आप घर में पी रहे होते हैं तो वो घर के अंदर उतना ही डेंजरस होता है दूसरे के लिए जितना आपके लिए होता है। इसमें इसको पैसिव स्मोकर कहते हैं ना, तो वो उतना ही घर में रह रहे होते हैं, उनको भी स्मोक जा रही होती है। एग्जैक्टली, उनको भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अब ये सोचें कि ये छोटा सा जो आप एक सिगरेट पी रहे हैं उससे इतना डेंजरस हो सकता है, इतना नुकसान हो सकता है, तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन से क्या नुकसान होगा, बहुत वसी चीज पे जाके नुकसान होगा। सलमान भाई, ओजोन लेयर की हमने बात की थी, तो ओजोन लेयर को हम मदनी चैनल के नाजरीन को थोड़ा सा समझा देते हैं, दिखा भी देते हैं, कुछ एनिमेशन भी है हमारे पास। ओजोन लेयर की जरा एनिमेशन अगर है तो दिखाएं जरा, मदनी चैनल के नाजरीन को समझाएंगे बेसिकली ओजोन लेयर होती क्या चीज है, दिखाएं प्लीज। ये देखें, अभी एक अर्थ दिखाई थी, यानी जमीन का दिखाया था, और ये सूरज की शुआएं आपको दिखा रहे हैं। अब ये सूरज की शुआएं डायरेक्टली जो आ रही हैं वो बेसिकली ओजोन लेयर के थ्रू आपके जमीन के ऊपर आ रही हैं। अब आगे चलें।
ये अब डायरेक्टली इसमें आ रही हैं, तो अब ये आपकी जो रिहायशी एरिया भी दिखाया जा रहा है इसके अंदर, रिहायशी एरियाज भी दिखाया जा रहा है, पानी भी है, जानवर भी हैं, सारी चीजें मौजूद हैं। ये ग्लोबल पूरा एक जमीन दिखाई गई है, जमीन के गिर्द एक लेयर सी दिखाई गई है जो उसको सराउंड किया हुआ है, उसको घेरे में लिया हुआ है। अब इसको जब उस सूरज की शोभा पड़ रही होती है तो वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है, अल्ट्रावायलेट रेज जिसको हम कहते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, वो वापस भेज देती हैं। लेकिन जब इंडस्ट्रियल एरियाज इसको चलाते रहिए, इंडस्ट्रियल एरियाज जब इसमें अफेक्ट कर रहे होते हैं, यानी एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन जब इस पे अफेक्ट कर रही होती है तो ये डैमेज करती है इसको। ये आप निशाना देख रहे हैं यहाँ पे जो डैमेज होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो अब इसमें रिफ्लेक्ट भी हो रही हैं और गैसेस आपकी ऊपर की तरफ भी जा रही है, नीचे से जो गैसेस हैं वो ऊपर की तरफ भी जा रही हैं, जो आस्ते आस्ते उसको डैमेज करना शुरू कर देती हैं। जब ये कंप्लीटली डैमेज हो जाती हैं तो ये डायरेक्टली उस होल के जरिए जमीन पे शुआएं आती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर, आपकी जिल्द के ऊपर बहुत ज्यादा नुकसान पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर, इसी जैसे अब एनिमेशन के अंदर नजर आ रहा है, रेडिएशंस आ रही हैं, इन रेडिएशंस की वजह से जो स्किन कैंसर के जो एपिसोड्स हैं, क्या इसका बढ़ने का चांसेस है? इसको रोकिए 1 मिनट जी, क्या फरमा रहे हैं? सभी इसमें रेडिएशन दिखा रहे थे, तो इसमें क्या स्किन कैंसर वगैरह का बढ़ने का चांसेस है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से एक्सपोजर हो रहा है? नहीं, बिल्कुल चांसेस होते हैं। देखिए, कैंसर के चांसेस भी होते हैं बहुत ज्यादा, स्किन कैंसर के नहीं, ओवरऑल कैंसर्स के भी चांसेस होते हैं। कुछ रिपोर्टिंग ऐसी आई हैं, ये स्टडीज मिली हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स कर रही होती हैं। स्किन कैंसर का बहरहाल एक ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है तो उसकी वजह से ये ज्यादा इसमें चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। दिखाइए उधर, इसमें गालिबन फ्रिज और एसी का भी दिखाया था। अब ये फ्रिज और एसी है, ये हमारे यहाँ बड़ी कॉमनली इस्तेमाल होता है। इससे भी जो एक एयर निकल रही है, इससे भी जो चीजें निकलती हैं वो भी एटमॉस्फेयर को नुकसान देती होती हैं, जो ऊपर जाके आपको प्रॉब्लम कर रही होती है। इसी तरह ये जहाज है, जहाज से भी पोल्यूशन निकल रहा है आपका, ये भी ऊपर जाके आपको जो है ओजोन लेयर को जो है प्रॉब्लम दे रहा होता है। इसी तरह ये डैमेज होना, ये देखें, ये साइड पे से अगर आप देखेंगे तो हल्की हल्की डैमेज होना शुरू हो जाती है। एक वक्त ऐसा आएगा इंशाल्लाह, तो वो देखेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि इसमें ये सारी चीजें कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। सही। लेकिन उसके लिए आपको और हमको जो है ना मिल के काम करना पड़ेगा, ताकि इसको जो आपका माहौलियाती पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब ये डैमेज हो गई है, डैमेज होने के बाद ये तो सोर्स ऑफ डैमेज बताया जा रहा है कि गाड़ी के उससे, एसी वगैरह से इन सारी चीजों से लाजिमी बात है नुकसानदेह होता है। और इसका जो एक स्टडी आई है वो तकरीबन 27 मिलियन स्क्वायर जो है ना वो डैमेज हो चुकी है अब तक। सही, लेयर कमोबेश लेयर जो है वो डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान पैदा हो रहा है। तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ये डॉक्टर साहब, जैसे अगर बारिश होती है या कहीं पानी खड़ा हो जाता है तो क्या ये भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बन सकता है या कॉज फैक्टर होता है? देखिए, माहौलियाती आलूदगी का अगर डेफिनेटली थोड़ा बहुत सबब तो बनता है इसका, कि इसमें जैसे कचरा वगैरह आ जाता है, फिर उसके अंदर जो है पानी अगर खड़ा हुआ है तो उसके अंदर मच्छर की पैदावार शुरू हो जाती है, मक्खियों की कचरे में। अब जैसे कचरा भी है, पानी भी है, तो इसमें तो रिएक्शंस तो होते हैं, गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह बन के निकलती हैं, ये कर सकती हैं, बिल्कुल नुकसान दे सकती हैं। आपकी जीआईटी यानी कि आपके जो निज़ाम हजम है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है उसका। और एक बड़ी कॉमन सी बीमारी हमारे यहाँ जो चलती है जिसको हम टाइफाइड कहते हैं, वो बड़ी हो जाती है, मलेरिया हो जाता है। ये दो बड़ी कॉमन सी चीजें होती हैं। और आजकल जो डेंगू का सिलसिला चल रहा है और चिकनगुनिया का सिलसिला चल रहा है, वो यही एक फैक्टर्स बनता है। अगर आप इसके बैकग्राउंड पे जाएं, चिकनगुनिया जी किसी ने नाम सुना था आज तक? किसी ने नहीं सुना। लेकिन अब अगर आप देखते हैं अपने सराउंडिंग के अंदर कचरा इतना ज्यादा पड़ा हुआ है और वहीं से मच्छर जो है वो पैदा हो रहा है और फिर वो चिकनगुनिया बना दिया है और एक नई बीमारी जो है ना आपकी बन गई है और उसकी वजह से परेशान हो गया। किसकी वजह से? इंसान ने खुद अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर ली कि वो कचरे को जमा कर लिया, उसको डिस्कार्ड, उसको जाया करने के बजाय आपने उसके ऊपर मच्छरों की बहुतात या फिर मक्खियों की बहुतात पैदा हो गई, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है। कचरे में तो अपने रिएक्शन होते होंगे, मच्छर भी उसमें पैदा होते, मजीद कीड़े भी पैदा हो रहे होते हैं। नहीं, उसमें तो लाजमी बात है, तमाम चीजें जो है ना वो उस पर असर करती हैं और वो फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों सूरतों के अंदर इंसानी सेहत पे भी असर कर रही होती हैं।
तो उस पे एहतियात करनी चाहिए कि हम अपना कचरा या अपना घर का कचरा या कहीं फैक्ट्री का कचरा या किसी भी चीज़ जो है वो अब सही तरीके से उसको तल्फ करें, सही तरीके से उसको जो है ना ठिकाने लगाएं, ताकि वो किसी को और अपने आप को नुकसान, अपने आप को ही सोच लें कि यार मुझे नुकसान हो सकता है, तो अपने आप को ही बचाने के लिए अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह दूसरा भी उससे बच जाएगा इंशाल्लाह से। चल दूसरा इसमें अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं तो एक एयर पोल्यूशन के बाद आता है वाटर पोल्यूशन वगैरह। वाटर पोल्यूशन पे अगर आप आते हैं, यानी कि पानी की आलूदगी के ऊपर आते हैं, तो पानी की आलूदगी को अगर आप देखते हैं तो इसका भी एक मेजर फैक्टर जो बनता है वो बनता है इंडस्ट्रीज का। सही। इंडस्ट्रीज जो से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, डिस्कार्ड होता है, वो दरियाओं में जाता है, उसके अंदर बहुतायत होती है केमिकल्स की, बेइंतहा केमिकल्स होता है। अनफॉर्चुनेटली उसको सही तरीके से जो है ना डिस्कार्ड नहीं किया जाता है, वो डायरेक्टली पानियों में छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो दरिया में जाता है, दरिया से फिर समंदर में जाता है, समंदर से फिर वो समंदर को भी नुकसान देता है, समंदरी आबी हयात को भी नुकसान देता है, इंसान जो वो पानी पी रहा होता है तो उसको भी नुकसान देता है। वही पानी सब्जियों में जा रहा होता है तो सब्जियां जो इंसान खाता है उसको भी नुकसान देता है। तो अल्टीमेटली आपने उस इंडस्ट्री तो बना ली, आपने इलाका तो ग्रो कर लिया, लेकिन साथ में बीमारियां भी पैदा कर दी, ठीक ठाक किस्म की बीमारियां पैदा कर दी। तो इसमें अगर एक स्टडी में देख रहा था, उस स्टडी के अंदर जो हमारी कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर एक तकरीबन 75% जो है, 75 to 80% जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर जो है उसको वेस्ट मटेरियल को प्रॉपर तरीके से ठिकाने लगाने का एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है ना वो फैलती जा रही है। और यहाँ हमारी कंट्री में ही नहीं है, ओवरऑल आप देखें, ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखते हैं, पूरी दुनिया की सिचुएशन देखते हैं तो पूरी दुनिया का यही हाल है कि आए दिन इसके ऊपर जो है ना कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं, आए दिन जो है इसके ऊपर लेक्चर्स दिए जा रहे होते हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के अंदर बातचीत चल रही होती है कि किस तरीके से उसको कवर किया जाए। कहीं पे काम किया भी जा रहा है, बहुत सारी जगह, इवन हमारी कंट्रीज के अंदर भी 2-3 जगहों पे इसका काम शुरू हो चुका है कि इस एयर पोल्यूशन या पोल्यूशन की वजह से जो बीमारियां पैदा हो रही हैं तो इस पोल्यूशन को कम से कम किया जा सके, ताकि फ्यूचर में आने वाले लोगों के लिए कम से कम आजमाइश का सामना करना पड़े। डॉक्टर साहब, ये तो जैसे पानी की वजह से पोल्यूशन हो जाता है, अब जैसे आम कंज्यूमर जो है, यूजर जो है, वो पानी से किस तरीके से एहतियात की जाए, बचा जाए, जैसे पोल्यूटेड वाटर वगैरह ना मिले। चाहे अमूमन घर की लाइनों में सीवेज लाइन मिक्स हो जाती है, ये भी वाटर पोल्यूशन के जिम्मे में आएगा। बिल्कुल। देखिए, गंदा पानी लाइनों में आ रहा होता है, साफ पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है, सीवरेज लाइन का पानी अगर उसमें शामिल हो रहा है तो वो तो नुकसानदेह है। और जैसे पानी का इस्तेमाल भी, जैसे क्वालिटी वाटर किस तरीके से बेहतर की जाए घर के अंदर। बेस्ट तो ये है सिंपल और इकोनॉमिकल, यानी कि सस्ता और घर में करने वाला के बॉइल कर लें उसको। सही। इससे अच्छा तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। या अगर थोड़ा बहुत कोई अफोर्ड कर सकता है तो ट्रीटमेंट प्लांट लगा लें। छोटे छोटे प्लांट बनते भी हैं, मिलते भी हैं, आजकल अवेलेबल भी हैं मार्केट के अंदर, वो मतलब रीजनेबल रेट होते हैं उनके, तो उससे भी आप पानी को बेहतर तरीके से ले सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते, क्लोरीन की टैबलेट्स वगैरह जो होती हैं वो आप यूज कर सकते हैं पानी को जो है नेस्ट्रलाइज करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर ये पानी अगर पोल्यूटेड है या खराब है या गंदा, तो इसकी वजह से कोई बीमारियां फैल सकती हैं? अब जैसे पेट की बीमारियां अमूमन जैसे हेपेटाइटिस ए वगैरह है, ई है, ये पानी की वजह से ही फैलती हैं। देखिए, हेपेटाइटिस ए, ई तो पानी की वजह से फैल सकती हैं, लेकिन अदरवाइज दूसरी चीज़ अगर दूसरे एंगल पे देखते हैं कि मेनली कॉमनली जो पब्लिक परेशान होती है वो चल रही होती है बी और सी की वजह से ज़्यादा परेशान होती है। ए और ई लोगों के बारे में, लोगों को शायद इतना ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक फैक्टर तो है ये बहुत बड़ा फैक्टर, और इसमें भी लिवर डैमेज ठीक ठाक बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अंदर लीवर यकीनन डैमेज भी होता है, क्योंकि बहरहाल जो आपका हेपेटाइटिस का ताल्लुक ही लीवर से है, वो एक तरह से घर ही है, लीवर ही उसका घर है, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो उसमें पोल्यूटेड पानी से इसके फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है ना, वो आती है टाइफाइड प्रॉब्लम की। सही है। या आपकी जो आंतों की बीमारियां होती हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम होती है, जीआईटी डिस्टर्बेंस हो जाता है, लूज मोशंस लग जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, उल्टियां लग जाती हैं, मैदे के शुरू हो जाते हैं। मतलब एक लिस्ट है जिसकी वजह से बीमारियां इस पानी की वजह से
पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो बहुत एहतियात करनी चाहिए। पानी को इस्तेमाल करते हुए भी बेहतर है बॉईल करके ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके अंदर। तो खलील भाई, इसमें जो पानी से हम बीमारियां हो जाती हैं, जैसे मोशन वगैरह हो जाते हैं, दस्त वगैरह हो जाते हैं, उसके लिए अगर कोई आप नुस्खा बताना चाहें मदनी चैनल के नाज़रीन को। जी जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका 2-3 तो मुख्तसर सा इलाज है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो भी अर्ज़ करता हूँ, और एक इंशाअल्लाह 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, वो भी अर्ज़ करता हूँ। इसमें एक हल तो ये भी है कि मोशन और उल्टी अगर हो तो बच्चों को गर्म दूध में चुटकी भर दार चीनी का पाउडर मिलाकर पिला दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इससे जो है दस्त वगैरह रुक जाएंगे। इसी तरह से उल्टी हो तो लीमू काट कर पिसी हुई काली मिर्च और नमक छिड़ककर उसे चूसिए, ये भी एक इलाज है। इसी तरह से उल्टी अगर हो तो एक छोटी इलायची या अंजीर जो है चबा कर खा लीजिए। और पेचिश के मरीज़ों के लिए ये भी एक इलाज है कि 5 ग्राम तकरीबन यूँ कहने छोटी चम्मच पिसी हुई मेथी पानी से इस्तेमाल करना जो है ये इसके लिए मुफीद है। और जो इस तरह के जो मरीज़ होते हैं इन्हें तेज़ मिर्च मसाले इससे भी बचना चाहिए। इसी तरह से हलवा पूरी, पराठे, मिठाइयाँ, अचार वगैरह, तो ऐसे गरम मसाले या बादी चीज़ें या जो चीज़ें देर से हज़म होती हैं इनसे बचना चाहिए। इसी तरह से इसका एक बहुत ही बेहतरीन घरेलू इलाज उल्टी हो, मतली हो, उल्टी हो, मोशन हो, कुछ भी हो, इन तीनों के हवाले से ये बहुत बेहतरीन इलाज है। इसमें 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 अंजबार। अंजबार इसको आप देख लीजिए। अंजबार ये इस अंदाज पर होता है। और दूसरा इसमें एक चीज़ और होती है, उसे कहते हैं बेलगरी खुश्क। इस घरेलू इलाज में 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 अंजबार, तो इसको तकरीबन 2 तोला या 25 ग्राम आप कह लें। और इसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो बेलगरी खुश्क। बेलगरी खुश्क, ये बेलगरी का एक मुरब्बा आता है, इसे ये मुरब्बा भी आता है, और ये हम जो लेंगे बेलगरी खुश्क, तो इसकी मिकदार भी 2 तोला तकरीबन 25 ग्राम। और नंबर 3 जो है इसमें सौंफ है। सौंफ ये तकरीबन 1 तोला। अंजबार 2 तोला, बेलगरी खुश्क 2 तोला और सौंफ 1 तोला। ये तीनों चीज़ें जो है, तीनों दवाएं साफ़ करके पीस लीजिए। मिकदार खुराक 1-1 चम्मच सुबह शाम पानी से लीजिए। बच्चों को आधी मिकदार दें। फ़वाइद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उल्टी, मोशन, हैज़ा, मतली वगैरह में बेहद फ़ायदा होगा। और मुद्दत जो है इसकी ताहुसूल शिफा, यानी 2-3 दिन इसको इस्तेमाल कर लें, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बेहतर हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद। माशाल्लाह, आपने बड़ा अच्छे देसी नुस्खे बताए हैं मदनी चैनल के नाज़रीन को। इसी तरह से एक घरेलू इलाज भी है, रूहानी इलाज भी है इसका, कि अगर उल्टी हो यानी कै उल्टी हो तो इसका एक रूहानी इलाज ये भी है कि किसी खाने या पीने की चीज़ पर सूरत तारिक पारा नंबर 30 में ये सूरह मुबारका है, पढ़कर दम करके खा या पी लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इससे जो है फ़ायदा होगा। इसी तरह से सूरह क़द्र, ये भी खाने पीने की चीज़ पर, किसी भी चीज़ पर अगर खाकर, यानी जब भी खाएं या पिएं तो सूरह क़द्र पढ़कर एक बार उस पर दम कर दें, तो फिर खाएं पिएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हैज़े में फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, ये मालूम करना था, जैसे जो पानी के जैसे पोल्यूशन या आलूदगी के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, तो पानी आलूदा है या पोल्यूटेड है या ख़राब है, तो बच्चों में इसके असरात ज़्यादा तेज़ी से आ सकते हैं,
क्योंकि यंग न्यू बॉर्न बच्चे जो हैं या 1 साल से कम उम्र है या 5 साल से कम है, इनके अंदर जब ये डायरिया वगैरह हो जाता है, मोशंस हो जाता है, तो सिवियर वीकनेस होती है। इसके बाद इनकी हाइट ग्रोथ वगैरह भी फर्क पड़ सकती है। बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। रिपीटेड जैसे जिनको डायरिया हो रहा हो। बिल्कुल, रिपीटेड डायरिया भी होता है। देखिए जीआईटी डिस्टर्ब बच्चे तो इसलिए ज्यादा इफेक्टेड होते हैं ना कि वो उनका इम्यून सिस्टम, उनका मेटाबॉलिक सिस्टम जरा कमजोर होता है एज कम्पेयर टू यंग पेशेंट के, जवान आदमी की तरह कमजोर होता है। इसी तरह बूढ़ों का भी इम्यून सिस्टम काफी कमजोर होता है, तो इस वजह से वो ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। तो इसलिए उनकी एहतियात ज्यादा करनी चाहिए, उनके खाने पीने का एहतियात बहुत ज्यादा करनी चाहिए, खासतौर पे बच्चों में, छोटे बच्चों में। उमूमी तौर पे ये देखा गया है कि जो न्यू बॉर्न होते हैं, यानी कि छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे जो साल 1.5 साल के होते हैं या 6 महीने के होते हैं, उम्मी तौर पे उनको फीडर वगैरह लगा दी जाती है, जिसकी वजह से जो है ना वो बड़ा नुकसान पैदा होता है। हाँ, अंटिल कोई ऐसा मसला हो, खुदा न खास्ता, कि उसको दूध लेने में प्रॉब्लम आ रही है, मसला हो रहा है, नहीं पी पा रहा है, कोई तकलीफ हो रही है उसको, तो एक अलग मैटर है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको फीडर से दूर ही रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फीडर एक सोर्स है एक तरह की बीमारी, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, है, सोर्स ऑफ मतलब बहुत सारी बीमारियां, पेट की बीमारियों के बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। उसकी वजह है कि एक तो फीडर को आप प्रॉपर तरीके से धो नहीं पाते हैं, सही तरीके से जो एक्चुअल तरीका है उसको धो नहीं पाते हैं। दूसरा जो है उसके लिए पानी जो यूज करते हैं, फिर उसमें जो दूध यूज करते हैं, वो भी बच्चे की निज़ाम हजम के मुताबिक सही नहीं होता है। मतलब उसकी जो क्वालिटी होती है वो ऐसी नहीं होती है कि उसके निज़ाम हजम, हर चीज़ बच्चे को अगर आप, छोटे बच्चे को अगर आप बोटी खिलाएंगे, किसी गोश्त की बोटी खिलाएंगे, तो वो हजम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी इतना स्ट्रांग नहीं होता है। इसी तरह अगर उसको आप गाय का दूध वगैरह पिला देते हैं, डायरेक्टली दूध पिला देते हैं, अब गाय का दूध खालिश तो मिलता नहीं है, लेकिन ये कितना डाइल्यूटेड होता है, वो फिर भी बच्चे के लिए इतना ज़्यादा सूदमंद नहीं होता है। तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें, ताकि बच्चे को महफूज आप रह सकें, इसकी बीमारी से महफूज रख सकें। इसी तरह अगर आप दूसरी चीज़ों पे आते हैं कि बच्चे की ग्रोथ पे भी असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि उसका जो बढ़ने का हम लोग जैसे देखते हैं कि बच्चों के अंदर जब भी मोशन हो जाते हैं या डायरिया हो जाता है तो उनको बहुत टाइम लगता है रिकवरी के अंदर। और जैसे किसी बच्चे को साल में 5 या 7-8 एपिसोड हो जाते हैं डायरिया के, तो लॉन्ग टर्म के अंदर क्या इसकी हाइट ग्रोथ या डेवलपमेंट मुतासिर हो सकती है, इवन कि इसकी पढ़ाई वगैरह भी? देखें, उसकी जो बात वो ये ना कि जो आलूदगी की वजह से छोटे बच्चों पे तो हर हाल में डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है, और उनकी जो आपने दिमागी कैफियत की बात की है, तो वो बच्चों के साथ साथ बड़ों पे भी बहुत ज्यादा जैसे एज जैसे बढ़ती जाएगी, बढ़ रही होती है, तो उसके बच्चों का इफेक्ट होने का अलग एक अंदाज होता है, बड़ों पे इफेक्ट होने का एक अलग अंदाज होता है। सही। बच्चों के अंदर जो है उसको जो आप कहते हैं ना कि रिटार्डेशन हो जाती है, ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी रुक जाती है, स्लो हो जाती है, एज के हिसाब से वो छोटे रह जाते हैं, या उनकी बिल्ड, उनकी ताकत उनकी बन नहीं पाती, मसल्स नहीं बन पाते, हाइट नहीं बढ़ पाती, हाइट नहीं बनती, मसल्स नहीं बन पाते हैं, जिस्म नहीं बन पाते हैं, तो वो उसकी रीजन। अच्छा, इसमें ये चीज़ का ध्यान रखें मदनी चैनल के नाज़रीन के, बाज़ लोग बच्चे जो हैं वो फिजिकली वैसे ही होते हैं, नॉर्मल होते हैं। अरे डॉक्टर साहब, इसमें एक बड़ा कंपैरिजन भी ये लेना था कि कुछ बच्चे एक्टिव होते हैं तो उनका वजन बढ़ भी नहीं रहा होता, लेकिन वालिदैन को तशवीश भी होती कि इसका वजन नहीं बढ़ रहा, तो इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? देखें, बच्चों का एक टाइम पीरियड होता है, वो इसका कुछ स्टैंडर्ड चार्ट आता है डॉक्टर साहब? नहीं, बिल्कुल आता है, इसका चार्ट आता है, वेट और वजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से इसका चार्ट आता है, वो मार्केट में भी अवेलेबल है, या अपने डॉक्टर से मशवरा कर भी सकते हैं कि इसका कितना वजन होना चाहिए, तो वो आपको गाइड भी कर देंगे। लेकिन इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा एक्टिव है और उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं है, खुदा ना खास्ता, तो मेरे ख्याल में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो ग्रोइंग स्टेज पे चल रहा है, अभी बढ़ने की अलग कैफियत पे चल रहा है। कद बढ़ रहा होता तो वजन कम हो रहा होता है। हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 10 साल की उम्र तक तो छोटा ही कद होता है, लेकिन 11वें साल में उनका कद अच्छा खासा बड़ा हो जाता है। सही। वो बड़ी तेजी से ग्रो कर जाते हैं। तो जब तक उनका ग्रोइंग स्टेज चल रही है, बढ़ने की एक उम्र होती है, वहां तक चल रहा है ना, जब तक इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए, अनटिल अनलेस को खुदा ना खास्ता कोई बीमारी ना हो। अगर कोई बीमारी हो तो उसका इलाज करवा लें, नहीं है
तो फिर उसका इतना परेशान नहीं होना चाहिए। बस अपनी ग़िज़ा पे ख्याल रखें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें, सही। खाने पीने का ख्याल रखें, वक्त पे खाना खाएं, नींद पूरी करें, पानी का इस्तेमाल प्रॉपर करें, जो हमारे जिस्म की ज़रूरत है उसको सही तरीके से लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह तो चलिए तमाम परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स वगैरह सेटल्ड हो जाएंगी। अच्छा, इसमें सलमान भाई आप ये थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए कि आप उमूमन बाहर जाते रहते हैं, तो वहाँ का माहौल में क्या कुछ इसी किस्म का मिलता है वहाँ पे भी माहौल, या वहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ होती हैं? जो ट्रैफिक का माहौल होता है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का माहौल होता है, उसमें और इसमें फ़र्क है थोड़ा सा? मतलब इसमें काफ़ी फ़र्क होता है बज़ाहिर। जैसे वो धूल, डस्ट वगैरह काफ़ी जैसे यहाँ विजिबल हो जाती है, वहाँ बज़ाहिर इतनी विजिबल नहीं होती है। जैसे यहाँ घर के अंदर आप डस्ट वगैरह ज़्यादा मिल जाएगी, वहाँ अमूमन घर के अंदर डस्ट वगैरह नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ अमूमन जैसे गाड़ियों का स्मोक वगैरह जो होता है वो डिफरेंट होता है। और जैसे जिन गाड़ियों, वहाँ टेस्टिंग वगैरह भी होती है गाड़ियों की, जो गाड़ियाँ ज़्यादा धुआं निकाल रही होती है वो अलाउ भी नहीं की जाती। यहाँ तो जितनी गाड़ी धुआं निकाल रही है वो निकाल रही है। इवन के जैसे अगर आप यहाँ रोड पे निकल जाते हैं तो यहाँ जो प्रैक्टिस के अंदर मेरा जो देखा हुआ है, ईएनटी के जो पेशेंट हैं, नंबर ऑफ ईएनटी जिनको नाक की हड्डी का प्रॉब्लम हो जाता है, डीएनएस के इश्यूज आ जाते हैं, ये सारे अक्सर अमूमन मुझे वही नजर आए जो ज्यादातर इनका आउटडोर ट्रैवलिंग हुई हुई होती है, या बाइक के ऊपर होते हैं, जिनके आउटडोर जॉब होती है, इनका आउटसाइड इन्वायरमेंट से ज्यादा एक्सपोजर होता है। इन लोगों को ज्यादातर ये डीएनएस यानी नाक की हड्डी का भी मसला आया हुआ होता है, गोश्त का भी प्रॉब्लम हो रहा होता है, और ये नजले का पोस्ट नेसल ड्रिप के कास ठीक ठाक पेशेंट है, लेकिन इस तरह के पेशेंट बाहर नहीं नजर आ रहे होते। इवन के जो कंजंक्टिवाइटिस है यहाँ पे, कैरेटाइटिस यहाँ पे आंख के अंदर हो जाता है, ये भी यहाँ जैसे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। आपने कंजक्टिवाइटिस की बात की, तो शुरू में हमने मदनी चैनल के नाज़रीन से कहा था कि एक पॉल्यूशन होती है, रोशनी की पॉल्यूशन। सही, ठीक है। इससे जो एक मेजर इफेक्ट आ रहा है वो आपकी एक बीमारी होती है कैटरेक्ट, सही, तो मोतिया कहते हैं आम जबान के अंदर, उसका रेशो बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, तो ये एक मेजर इफेक्ट बन रहा है उस चीज़ का, कि स्टडीज़ ये कहती हैं कि बहुत ज़्यादा रोशनी जो है आँख के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, आपका जो कॉर्निया होता है उस पर इफेक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से आँख का डीले के ऊपर एक वीक कॉर्निया, रेटिना दोनों पे इफेक्ट करेंगे, ओवरऑल आपकी आईज। डॉक्टर साहब, ये जो रोशनी है ये कौन सी रोशनी, सूरज की रोशनी या जो टीवी देखते हैं या कोई गेम मोबाइल वगैरह इसकी रोशनी? नहीं, आर्टिफिशियल रोशनी की बात कर रहा हूँ। सूरज नेचुरल रोशनी है, आर्टिफिशियल रोशनी की बात कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल रोशनी जो इंसान की पैदा करता है ना, वो डायरेक्टली अगर आप एक्सपोजर करते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, आप चले जाएं सिविलाइज्ड एरिया, सिविलाइज्ड जो कंट्रीज़ हैं, सिविलाइज्ड शहर जो हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी मिलती है आपको, तो वहाँ पे इस किस्म के केसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे कि आपको ये आँख की बीमारी के केसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे, कैटरेक्ट के केसेस ज़्यादा मिलेंगे आपको, एज़ कम्पेयर टू ऐसे इलाके में जाते हैं, आप रिमोट एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे वो केसेस कम मिलेंगे आपको, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता, वहाँ का लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है, अलग होता है। अच्छा, इसमें जो है इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इसमें मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर अगर आप इंडिविजुअली एक एक चीज़ जो दरख्त वगैरह जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा जो है ना इफेक्टिव होते हैं इन चीज़ों को कवर करने के लिए। अगर आप अगर इसको ये कहें कि दरख्त जो है ज़मीन के फेफड़े हैं, सही, तो मैं समझता हूँ गलत नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि बेसिकली दरख्त का काम क्या होता है कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल करता है और ऑक्सीजन एक्सपेल आउट करता है बाहर भेजते हैं। रात के टाइम मना करते हैं बुजुर्ग के दरख्त के नीचे नहीं सोया करो, वो इस वजह से नहीं मना करते कि वो एक जहन है कि इसके भूत आ जाएगा, ये चुड़ैल आ जाएगी। देखो, रात के टाइम इसका फंक्शन उल्टा हो जाता है। सही, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड भेज रहा, फेंक रहा होता है और ऑक्सीजन को ले रहा होता है। तो अब दिन के अंदर अगर आप दरख्त होता है तो जितनी भी आपकी एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन होती है, दरख्त के इर्द गिर्द अच्छी फ्रेश एयर मौजूद होती है, अच्छी फ्रेश एयर होती है। आप ये देखें, आप किसी भी अगर ग्रीन वैली में जाते हैं, ग्रीन सब्जी वाली जगह पे जाते हैं, तो आपका जहन ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, अच्छा लगता है। कुदरती तौर पे कि यह चीज़ अच्छी लगती है, आंखों को भी अच्छी लगती है और सांस में, हवा में भी आपको जो है सांस लेने में भी एक ताजगी सी महसूस होती है। उसकी वजह यही होती है कि वो एक फ्रेश आपको ऑक्सीजन मिल रही होती है जो पोल्यूशन से फ्री होती है।
तो जितनी ज़्यादा एक आप इसके अंदर ये आपकी ग्रीनरी होगी उतनी ज़्यादा इफेक्ट अच्छा डॉक्टर साहब, पड़ेगा। अमूमन डॉक्टर्स वगैरह ये बोलते हैं कि आप कहीं सफ़र पे चले हैं आपका, ताकि हवा पानी बदल जाए, तो क्या वाकई हवा पानी बदलने से इंसानी की बीमारी या सेहत पे कोई फ़र्क पड़ सकता है? देखें, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। सबसे पहली बात है कि आप उस माहौल से हट जाते हैं। डॉक्टर साहब, कोई भी डॉक्टर अगर ये मशवरा दे रहा होता है तो उसके पीछे ये एक रीज़न होता है कि जो उस वक्त करंट उसका माहौल चल रहा होता है उससे उसको बेसिकली दूर करना होता है। अब वो उसके माहौल के साथ रह रहा होता है तो उसमें परेशानियाँ, ऑफिस की टेंशन, घर की टेंशन, सो मसले मसाइल होते हैं। लेकिन जब आप कहीं और जाते हैं, किसी और दूसरी जगह जाते हैं, किसी घूमने फिरने जाते हैं या किसी ओपन एरिया हिल स्टेशन की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ आप इन टेंशन से फ्री हो जाते हैं, नंबर एक। दूसरी बात ये कि वहाँ पे आपको एक फ्रेश एयर मिल रही होती है जो आपके फेफड़ों के लिए, आपकी सारी चीज़ों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होता है। तो जहनी तौर पर और अंदरूनी जिस्मानी तौर पर भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप अर्ज कर रहे थे ना, ये रोशनी की वजह से पॉल्यूशन, तो अब इसके बचाव के क्या क्या तरीके होंगे, क्या तदाबीर की जाए? जैसे बच्चों के अंदर क्या किया जाए, बड़ों के अंदर क्या किया जाए, और ये कंप्यूटर है, टीवी, इसका इस्तेमाल किस तरह? इसमें आपने सवाल क्या पूछा था इसमें? मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहा था, जैसे ये रोशनी की वजह से जो कैटरेक्ट वगैरह हो रहा है, चश्मों का प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों के अंदर ये शुरू हो जाता है, तो क्या एहतियाती की जाए? जैसे मोबाइल का इस्तेमाल है, लैपटॉप का है, कंप्यूटर है, बच्चों टीवी के अंदर देखना जो कितने डिस्टेंस? बच्चों में जो चीज़ ये चीज़ आ रही है ना, वो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट कर रही है ना, वो टीवी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। टीवी, और अभी जदीद दौर के अंदर आप ये आपका मोबाइल है और लैपटॉप वगैरह है, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती हैं, और उनसे भी लाजिम बात है रेडिएशंस भी निकल रही होती हैं। रोशनी अलग चीज़ होती है जो आपकी आंखों को डायरेक्टली इफेक्ट कर रही होती है, तो एहतियात करनी चाहिए। अब बच्चों में आप देखेंगे इतने मोटे मोटे ग्लासेस लगे हुए होते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है कि यार 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है और उसको ग्लासेस जो है ना वो 70 साल के बुजुर्ग के लगे हुए हैं, जो इतने मोटे ग्लास का मतलब होता है इसका एक्सेस डिविएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें एहतियात करनी चाहिए। डेफिनेटली नुकसानदेह होती है, नहीं करनी चाहिए। इसमें सलमान में कुछ कॉल्स हैं, अगर इजाज़त दे दो कॉल्स दे दीजिए, अगर कुछ कॉल्स हैं तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलियत तारी गोजरा शहर से अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी क्लिनिक सिलसिला बहुत ही अंदर मालूमाती है। तो डॉक्टर साहब से एक सवाल अर्ज करना है कि बतौर एक शहरी हम कौन से ऐसे इकदाम कर सकते हैं जिससे ओजोन जो लेयर है इसको हम डैमेज होने से बचा सकें या इसमें मजीद बेहतरी ला सकें। दूसरा ये कि आमतौर फ्रिज वगैरह जो होती है अक्सर घरों में एक कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर रखी जाती है जहाँ पे हम रहते हैं आम रूटीन में, तो बेहतर क्या है कि इसको बरामदे वगैरह में रखा जाए पे ओपन प्लेस हो, या कमरे में रखना ज्यादा मुफीद है, या कमरे में रखने का नुकसान, तो इस हवाले से कोई रहनुमाई फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरी कॉल दे दें। माशाल्लाह, बड़ा प्यारा सिलसिला मदनी क्लिनिक और मौजू आलूदगी है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि गर्मी के सिलसिले बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर्स बदल रहे हैं, तो डॉक्टर साहब आलूदगी का तो ये आलम है कि सफाई भी कोई नहीं और लोगों को एलर्जी बहुत ज्यादा, चाहे खांसी की सूरत में है, सांस के हवाले से है और सूंघने के हवाले से, चाहे नाक के जरिए है, मुंह के जरिए है। तो डॉक्टर साहब हम कैसी एहतियातें करें, मास्क का इस्तेमाल करें या कैसी एहतियाती तदबीर करें कि आलूदगी से बचा जाए, वरना इसके साइड इफेक्ट्स तो हमसे बहुत बेहतर आप जानते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी चैनल के तमाम नूरानी रूहानी सिलसिलों को जो इस्लाह उम्मत के लिए हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी बरकतें दुनिया में, कब्र में, आखिरत में अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा, इसमें एक सवाल पूछा था, ओजोन लेयर जो किस तरह डैमेज हो रही है, हम अपना क्या रोल इसमें अदा कर सकते हैं? देखिए, इसमें सिंपल सी तरीका ये है कि अपने हर इंसान जो है अपने तरीके से, इंडिविजुअली तरीके से कोशिश ये करे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक तो ग्रीन जो मतलब दरख्त वगैरह हैं, अगर एक दरख्त लगा देता है, कहीं एक पौधा लगा देता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। कचरा वगैरह जो घर का होता है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड करें, सही तरीके से उसको जो है ना ख़त्म करें।
ताकि दूसरों को और अपने आप को उस चीज़ से बचा सकें। कोई धुएं वाली चीज़ें वगैरह जो हैं उसका इस्तेमाल कम से कम करें। अगर आपकी कोई गाड़ी वगैरह है, कोई बाइक वगैरह है या कोई ऐसी व्हीकल्स है जिनसे धुआं निकलता है, तो बेहतर है कि कोशिश करें कि उसको आप ठीक करवा लें, ताकि आप और दूसरे जो भी लोग हैं उससे परेशान ना हो सकें। और डॉक्टर साहब, इन्होंने एक दूसरा भी अच्छा सवाल किया था कि फ्रिज कमरे के अंदर रखते हैं तो इसकी रेडिएशन, इसकी हीट वेव्स ये भी नुकसान दें, तो फ्रिज बाहर रखें। देखें, फ्रिज को तो आइडियली होना चाहिए ओपन एयर के अंदर। मैंने तो ओपन एयर से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल ओपन एयर, के लिए भी बेहतर है। हाँ बिल्कुल ओपन एयर ना हो कि आपने फैन में रख देना, ऐसा नहीं है। ओपन एयर ऐसी हो कि जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन हो। मतलब फ्रिज के भी जो अपने कंप्रेसर का एरिया है उसको भी एयर कंप्रेसर का, उसकी अपनी हीट होती है, अपनी एक हीट होती है, और वो कमरे के अंदर रखना वैसे ही डेंजरस है। बच्चे वगैरह होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, फिर उसकी वायरिंग भी जारी होती है, वो वैसे नुकसान होती है, तो एहतियात वैसे ही करना चाहिए। लेकिन अगर फ्रिज आपने रखा हुआ है और कोशिश करेंगे उसकी प्रॉपर ऐसी जगह पे रखें कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो, उसको फ्रिज को हवा भी मिले, तो फ्रिज की अपनी लाइफ भी बेहतर हो जाती है। अगर डॉक्टर साहब फ्रिज को दीवार से ज्यादा करीब करके रखे ना, या इसका भी कोई डिस्टेंस, थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि एक होते हवा का स्पेस हो, तो हवा लगे उसको, क्योंकि पीछे जो भी बॉडी, अब तो खैर उसकी सारी चीजें तब्दील हो गई हैं, पीछे की बॉडी भी तब्दील हो गई, काफी चीजें चेंज आ गई है। पहले तो बड़ी वायरिंग शायरिंग होती थी, अब तो वायरिंग भी खत्म हो गई है। तो फिर भी इटसेल्फ इसकी अपनी रेडिएशन तो हैं, बहुत ज्यादा है। हीटिंग कूलिंग का प्रोसेस तो आप गौर करेंगे फ्रिज के अंदर जो बर्फ जमी हुई होती है जी, अगर आप कभी उसको निकालें और निकाल के सूंघें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आम बर्फ में और उस बर्फ में क्या फर्क है। दोनों बर्फ ही है ना, सही, लेकिन दोनों की स्मेल में जमीन आसमान का फर्क होगा। अगर आपने उसको टेस्ट किया तो टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो वो सब गैसेस सफाई करवा लेनी चाहिए। Exactly, महीने में एक दफा या हफ्ते में एक दफा। देखें, वो डिपेंड करता है ना कि आपका यूजेज क्या है, उसका ना इस्तेमाल क्या है आपका। अगर डीफ्रॉस्ट है तो डीफ्रॉस्ट जो बर्फ जमाता कम ही है, उसमें तो इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर डीफ्रॉस्ट नहीं है तो आपका बर्फ़ जैसे ही जमा होता है, बड़ा होता है, तो आप उसको यकीनन हफ्ते में 10 दिन में उसको जो है ना डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं, बंद करके उसको साफ़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। उमूमी तौर पे देखा गया है कि उसको बंद तो कर देते हैं, बंद करने के बाद किसी छुरी या कांटे से उस बर्फ़ को निकालने की कोशिश करते हैं, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है अपने लिए भी और खुद अपने इक्विपमेंट के लिए। जो उनका फ्रिज है उसके लिए भी नुकसानदेह होता है, क्योंकि उसकी तह के अंदर जो है, उसके ऊपर जो स्पेस होती है, उसके नीचे एक लेयर चल रही होती है, जो बारीक बारीक लाइनें चल रही होती है, जो गैसेस को लेके चल रही होती है। इसी वजह से गैस लीक हो जाती है, वो डैमेज कर देते हैं, वो डैमेज कर देते हैं। आपने अपनी मिल्क को खराब कर दिया, नुकसान कर दिया, एक महंगी चीज नुकसान की। तो एहतियात करें, मिल्क को भी बचाए, अपनी सेहत को भी बचाए। डॉक्टर साहब, ये इन्होंने कॉलर ने कॉल करी थे एलर्जी के हवाले से। अब इसमें एलर्जी, स्किन एलर्जी भी हो सकती है, नज़ला भी हो सकता है, कुछ लोगों को पोस्ट नेसल ड्रिप का प्रोलॉन्ग इशू है, इसके बारे में पोल्यूशन से रिलेटेड क्या? देखें, इसमें अब वो इर्द गिर्द के माहौल को देख लें अपना, कि उनका अपना इर्द गिर्द का माहौल कैसा है। अब वो बहुत ज़्यादा उनका अगर एक्सपोजर होता है ऐसी जगह के ऊपर कि जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन से तो खैर कहीं पे भी नहीं है, लेकिन रिलेटिवली अगर ज्यादा उसका पोल्यूशन हो तो बेहतर है मास्क वगैरह को यूज कर ले, ताकि इन चीजों से वो बच सकें। मास्क अपना ये प्रोफेशन भी चेक कर लें कि कोई ऐसा प्रोफेशन है जैसे मिस्त्री का काम है, मेसन वगैरह है, लेबरर हैं, आउटसाइड काम करते हैं, या किसी फैक्ट्री में फैक्ट्री वर्कर वगैरह हैं, जी, जो इस किस्म का तबका, ये किस तरह की एहतियातें करें? देखें, इसमें भी यही होता है कि आप मास्क का यूज करें और ग्लव्स का यूज करें। शूज आते हैं इसके बाकायदा, जूते आते हैं, लेदर के शूज आते हैं जो काफी ऊपर तो ग्लासेस भी आते हैं, ग्लासेस भी, कैप्स भी हैं। लेकिन मार्केट में जाएंगे ना तो आपको सारी चीजें मिल जाती हैं ना। और अगर कोई सी रेडिएशन वाले इलाके में काम कर रहे हैं, एरिया में काम कर रहे हैं, तो उसका ड्रेस भी आता है उसका, सही, कि आप उस किस्म का ड्रेस भी मिलता है, उस ड्रेस को यूज कर रहे हैं तो आप उस रेडिएशन से भी बच सकते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको यूं दूंगा कि हॉस्पिटल में अगर आप चले जाते हैं तो जहां एक्सरे होते हैं तो एक्सरे वाला एक बाकायदा ड्रेस पहनता है एक्सरे करने से पहले। उमूमन तजुर्बा हुआ होगा इस्लामी भाइयों को, हॉस्पिटल जाने का जब जाते होंगे तो नजर पड़ती होगी उनको, तो वो एक बाकायदा ड्रेस पहनते हैं उससे पहले, और उसके बाद जो है फिर वो जब आप कर चुके होते हैं तो फिर वो ड्रेस अच्छा खासा, जो गाउन पहनते हैं वो अच्छा खासा हैवी होता है, अच्छा खासा हैवी होता है, तो उसको रेडिएशन को बचा रहा होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से आप जो है ना प्रिवेंशन करके बच सकते हैं चीज़ों से,
कि आपको कोई नुकसान ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। खलील भाई के पास भी कुछ घरेलू इलाज हैं। खलील भाई, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। एलर्जी के हवाले से जो है बात चल रही है कि गर्द गुबार की वजह से या किसी ऐसी जगह जाने से कि जहाँ पर जो है गर्द हो या गुबार हो, धुआं हो, आलूदगी हो, इसकी वजह से बाद वक़्त जो एलर्जी का मामला हो जाता है। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा घरेलू इलाज, एलर्जी का अहम घरेलू इलाज, इसमें जो है ये इसका जो हमने बनाना है, जोशांदा बनाना है। इसमें 5 चीज़ें हैं। एलर्जी का अहम घरेलू इलाज, इसमें तकरीबन 5 चीज़ें हैं। तो गुले बनफ्शा, गुले बनफ्शा, इसे देख लीजिए आप, गुले बनफ्शा को, इसकी जो मिकदार होगी वो 6 ग्राम होगी, 6 ग्राम गुले बनफ्शा, 6 ग्राम। इसके साथ ही एक चीज़ इसमें और है, गुले सुर्ख, ये गुले बनफ्शा है, गुले सुर्ख, इसके बाद जो ये गुले बनफ्शा आप देख रहे हैं, गुले बनफ्शा, इसकी मिकदार 6 ग्राम होगी। इसके बाद जो है गुले सुर्ख, यानी गुलाब के फूल जो है जब खुश्क हो जाते हैं तो उसे गुले सुर्ख भी जैसे आमतौर से कहते हैं, या वो यानी गुलाब को गुले सुर्ख भी कहा जाता है। तो हमने जो इसमें इलाज में जो है, घरेलू इलाज में जो इस्तेमाल करना है, ये खुश्क जो है गुलाब के जो फूल हैं, इसकी जो पत्तियां हैं, इसको हमने इस्तेमाल करना है। इसकी मिकदार भी 6 ग्राम है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है मुनक्का। मुनक्का, ये बड़ी किशमिश को यूँ कह लें कि कहा जाता है, और इसकी जो मिकदार होगी तकरीबन 5 दाने, 5 दाने मुनक्के के। और इसके बाद जो है चौथी चीज़ जो है वो है काली मिर्च। ये आमतौर से हमारे घरों में इस्तेमाल में आती है, खानों में डलती है। तो इसकी जो मिकदार है ये भी काली मिर्च की 5 ग्राम। और जो इसकी जो मिकदार है, दोबारा सुन लीजिए, काली मिर्च की 5 दाने, गुले बनफ्शा 6 ग्राम, गुले सुर्ख 6 ग्राम, मुनक्का 5 दाने और काली मिर्च 5 दाने। इसके बाद जो है जो 5वीं चीज़ है वो है गुड़। गुड़ को आपने देखा होगा, इसके देख लीजिए, अमूमन ये इस्तेमाल में आता है। तो गुड़ जो है इस्तेमाल करना है इसमें, वो तकरीबन 12 ग्राम। तो ये 5 चीज़ें हैं, ये दोबारा मैं अर्ज़ कर देता हूँ। गुले बनफ्शा 6 ग्राम, गुले सुर्ख यानी गुलाब के फूल ये 6 ग्राम, और मुनक्के के 5 दाने, काली मिर्च के 5 दाने, और गुड़ जो है तकरीबन 12 ग्राम, 1 तोला कमोबेश। इसका जो तरीका इस्तेमाल है, इसका हमने जोशांदा बनाना है। गुड़ के अलावा तमाम दवाएं, ये चारों दवाएं जो हैं, 1 गिलास पानी में उबाल लें। अच्छी तरह जोश देने के बाद इसे छान लीजिए और फिर आखिर में जो है गुड़ मिलाकर पी लें। मुद्दत 2 से 3 दिन सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। इसके जो फ़वाइद होंगे वो ये होगा कि गर्दो गुबार, धुएँ और आलूदगी के सबब हो जाने वाली एलर्जी, सांस की तंगी और दमे की कैफियत में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत फ़ायदा मंद है। तो ये यूँ कहने के ये जो हमने अर्ज़ किया, ये एक वक्त की खुराक है। सुबह बना लें इसको, और फिर इसको इस्तेमाल करके ये चीज़ें जो है नाकाबिल इस्तेमाल हो जाएंगी। इसको आप फेंक दें, छान के इसको इस्तेमाल करना है। और फिर शाम में जो है दोबारा जो है नए सिरे से ये तमाम चीज़ें जितनी अर्ज़ की हैं इसी मिकदार में दोबारा 1 गिलास पानी में डालें, और फिर इसकी दूसरी खुराक बनाकर फिर रात में ले लें। तो सुबह शाम जिनको अगर नज़ले का प्रॉब्लम हो, दमे का एलर्जी हो या स्किन की एलर्जी हो, सबके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। जी, ये दमे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सभी में फ़ायदेमंद है, जो किसी भी एतबार से एलर्जी हो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। एलर्जी का एक इलाज इंशाअल्लाह आगे भी हम पेश करते हैं कि बाज़ अगर कोई यूँ कह लें कि जोशांदा ना बनाना चाहे तो सफ़ूफ़ के अंदाज पर कुछ खाना चाहे तो उसका भी एलर्जी का घरेलू इलाज इंशाअल्लाह अर्ज़ करें। अब डॉक्टर साहब इनसे मालूम करते हैं इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब अभी जो पोल्यूशन के हवाले से चल रहा था, अभी आपने शुरू में अर्ज़ किया था नॉइज़ पोल्यूशन के हवाले से,
तो क्या आवाज़ें भी हैं, इनके भी अपने सुनने के नुकसान हो सकते हैं? नॉइस पॉल्यूशन यानी कि आवाज़ की आलूदगी। आवाज़ की आलूदगी से क्या मुराद है? सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आवाज़ की आलूदगी से बेसिकली मुराद क्या है। आवाज़ की आलूदगी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ट्रैफिक का शोर आ जाता है, म्यूज़िक आ जाता है, जो बेहंगम म्यूज़िक चल रहा होता है, गली कूचों में चल रहा होता है, शोर हो रहा होता है, घर में जनरेटर चल रहा होता है, उसकी आवाज़ होती है, इवन मोटर चल रही होती है। आप अगर घर की डोरबेल भी बजती है तो वो भी नॉइस पॉल्यूशन में शुमार हो जाती है। तो अगर मिसाल के तौर पे आप सो रहे हैं, डोरबेल बजी है, आप हड़बड़ा के उठ गए, ठीक है ना, तो आपका एक साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है चंद सेकंड के लिए, तो आपको पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है। उसके बाद आपको पता चलता है बेल बेल बजी नहीं। तो ये सारी चीज़ें, आवाज़ें वगैरह हैं, ट्रैफिक का शोर है, साइलेंसर लगी जो गाड़ियां हैं वो चल रही होती हैं, जिसकी वजह से बगैर साइलेंसर की जो बगैर साइलेंसर की गाड़ियां जो हो रही थी, ये ओवरऑल मसला है। अब इससे नुकसान क्या हो रहा है इंसानी सेहत को? कि नुकसान ये हो रहा है कि जो सुनने की समाअत की ताकत जो है ना, वो काफ़ी हद तक कम होती चली जा रही है। आप गली कूचों में से गुजर जाएं तो आपको जो टीवी वगैरह लगाए हुए होते हैं इतनी लाउड, या म्यूजिक वगैरह लगाया हुआ होता है इतना लाउड लगाया हुआ होता है, आप आस्ते भी सुन सकते हैं नहीं, वो एक हैबिट बन चुकी होती है कि ऊंचा सुनने की आदत पड़ चुकी होती है। इसमें ये मसला भी तो होता है ना, इनको सुनाई भी तो नहीं दे रहा था। ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, समात इनकी कम हुई भी होती है, तो ये तो सुन कम, ये तो खुद बजाते खुद कम सुन रहे हैं, लेकिन दूसरे तो नॉर्मल सुन रहे हैं, इसलिए तो वॉल्यूम उनका हाई होता है। हाँ देखें, वो बिल्कुल वॉल्यूम एक जो कम सुन रहे हैं ना, वो तो एक अलग चीज़ है ना, जिनका सुनने का कम है वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो एक नॉर्मल वैल्यू में भी अगर देख रहे होते हैं तो उन्होंने अपना ज़्यादा लगाया हुआ होता है। यहाँ एक चीज़ हम क्लियर करते चलें कि जो म्यूजिक वगैरह होता है वो वैसे भी जायज़ नहीं होता, तो उसको सुनना वैसे भी जायज़। डॉक्टर साहब, अमूमन जो नॉइस पॉल्यूशन के अंदर अमूमन लोग इसी कंसेप्ट को लेते हैं कि बाहर का शोर वगैरह, तो नहीं, ये इंटरनली भी होता है, इंटरनली भी होता है कि अंदर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि घर की डोरबेल भी मैंने इसलिए शामिल की। आप घर के अंदर जनरेटर भी यूज हो रहा है, घर के अंदर आप जूसर ब्लेंडर भी यूज कर रहे हैं, ये सब शोर में शुमार हो रहा है। डॉक्टर साहब, मैं तो इस पे लेके आ रहा था, जैसे कि जो लोग बिलखुसूस म्यूजिक सुनने के शौकीन है, वो अमूमन हेडफोन लगा के भी सुन रहे होते हैं। तो हेडफोन लगा के म्यूजिक सुन रहे हैं और बहुत ज्यादा आवाज के अंदर सुन रहे हैं, तो इसके अपने क्या नुकसान हो सकते हैं कान के ऊपर, उनके जहनी सेहत के ऊपर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? देखें, अव्वलन तो म्यूजिक सुनना वैसे ही जायज़ नहीं, उसको सुनना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये कि सुनना ही नहीं चाहिए, वो इस पे तो कलाम ही नहीं करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि अगर आप वो सुनते हैं तो आप उसकी सेहत पे नुकसान होता है। डायरेक्टली आप हेडफोन से सुन रहे हैं, डायरेक्टली पर्दे पे असर कर रहा है, यानी एक तो आप गुनाह के मुर्तकिब भी हो रहे हैं, साथ में अपनी सेहत का भी नुकसान कर रहे हैं, यानी दो नुकसान अपने साथ कर रहे हैं, आखिरत का भी नुकसान कर रहे हैं, सेहत का भी नुकसान कर रहे हैं, दोनों तरफ। डॉक्टर साहब, कान के अंदर जो होता है कोई पर्दा होता है, अब जो आवाज जा रही होती है तो उससे लग रही होती है जी, तो इससे पर्दा डैमेज हो सकता है। देखिए, कान के सुनने की भी एक सलाहियत है ना, एक डेसिबल होता है उसके। आई थिंक अगर मैं मुगालते पे मेरे ख्याल में 80 डेसिबल होता है, जहां तक अगर मैं मुगालते पे ना हूं, करेक्शन कर, हर एज के हिसाब से फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर उससे क्रॉस कर जाता है तो डेफिनेटली हमें बहुत ज्यादा शोर के अंदर लोग हाथ कान बंद कर लेते हैं, यार कान पे असर पड़ रहा होता है, काफी ज्यादा असर पड़ रहा होता है। तो उसकी एक हद होती है, उस हद से अगर आप क्रॉस करेंगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान देगा, कान को नुकसान देगा, कान को नुकसान देगा तो अल्टीमेटली आपके दिमाग पे भी असर पड़ता है। इसी तरह एक बीमारी होती है मिग्रेन की बीमारी, बहुत ज्यादा कॉमन है, उसमें फोनोफोबिया हो जाता है। नहीं, इस पे आप बेहतर नहीं, इसके अंदर आती है प्रॉब्लम ना, ये प्रॉब्लम है मौजूद। मिग्रेन आप पहले नहीं था इतना कॉमन, अभी मिग्रेन बहुत ज्यादा कॉमन होता चले जा रहा है। इसमें मरीज की कंप्लेन ही ये होती है, किसी किस्म की आवाज इसको बुरी लग रही होती है, शोर शराबा इनको बुरा लग रहा होता है, ये प्रेफर यही करते हैं किसी खामोश जगह पे जाके बैठ जाएं। अमूमन जब भी सर में दर्द हो रहा होता है, पेशेंट यही प्रेफर करता है कि मैं किसी खामोशी की जगह पे जाके बैठ जाऊं। तो वॉइस का, म्यूजिक का, किसी भी आवाज का लाजिम इम्पैक्ट होता है आपके दिमाग की कारकर्दगी के ऊपर। बिल्कुल। जैसे अब जैसे इस जो एक्सपोज हुए हुए होते हैं, जिनका बहुत प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होता है आवाजों के साथ, इनके अंदर एंग्जाइटी के, एजिटेशन के, डिप्रेशन के बीमारियां बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट मिल रही होती हैं। हाँ बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये बच्चों के अंदर बिलखुसूस जो गेम वगैरह खेल रहे होते हैं, इनका म्यूजिक भी ऑन होता है और फिर ये रेडिएशंस भी आ रही होती हैं, तो उनके कान और आंख पे क्या नुकसान हो सकते हैं? देखें, उनपे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। जहाँ आपने गेम्स की अगर मिसाल दी है तो वहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर लेंगे, जो भी गेम्स आप यूज़ कर रहे होते हैं, बिलखुसूस किसी ऐसी घर में ना खेल रहे हैं, बाहर गेम खेल रहे हैं,
नहीं, अब तो ये घर के अंदर भी बहुत सारे गेम अवेलेबल हो गए हैं, मोबाइल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, पैड्स वगैरह या स्क्रीन उसके ऊपर लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर के ऊपर खेल रहे हैं। इसमें आवाज़ भी हो रही होती है, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर होता है, देख भी रहे होते हैं, रेडिएशन भी आ रही होती है। नहीं, वो डेफिनेटली उस पर असर तो पड़ता है, उस पर बहुत असर पड़ता है, लेकिन ज़्यादा असर कहाँ पड़ रहा होता है, जहाँ आप बाहर गेम खेल रहे होते हैं ना, क्योंकि उनका साउंड सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है, और बड़ी लाउड साउंड सिस्टम होता है, म्यूजिक के साथ चल रहा होता है वो, जो कि गलत है नहीं होना चाहिए। उसमें आप सेहत का नुकसान कर रहे होते हैं, उसमें आप पैसे का नुकसान कर रहे होते हैं, उसमें आप अपने आंखों का नुकसान कर रहे होते हैं, यानी कि आप फायदा कुछ नहीं हो रहा होता आपको, सही, उसमें कोई फायदा नहीं, आपका सेहत का फायदा हो रहा था, ना आपका जेब का फायदा हो रहा होता है, ना आपकी सेहत का फायदा, किसी भी चीज का फायदा नहीं हो। तो एहतियात करना चाहिए, बच्चों को भी एहतियात करना चाहिए, घर वालों को, बड़ों को, बच्चों को इन चीजों से दूर रखना चाहिए। कुछ कॉल्स हैं वो हम ले लेते हैं, कॉल दीजिएगा जरा। मोहम्मद जावेद अत्तारी सरदार आबाद से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह मदनी क्लिनिक बेहतरीन सिलसिला एक मदनी चैनल का, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़ूर अर्ज ये करनी थी मौजू के हवाले से आलूदगी, जो घरों में आगे हमारे पौधे वगैरह लगाए जाते थे, खुला सहन होता था, अब तो बंद कमरे होते हैं अक्सरियत। तो क्या हम जो इनडोर रखने वाले, जो घरों के अंदर रखने वाले पौधे होते हैं, मसलन उसमें कई तरह के मोतिये के, गुलाब के, कई तरह के पौधे होते हैं जो घरों में लगाए जा सकते हैं, लगाए जाते थे, अभी भी लगाए जा सकते हैं। अर्ज ये करना था कि क्या आलूदगी खत्म करने के लिए घरों के अंदर हम ये क्या पौधे लगाएं, इसका को हमें फायदा मिलेगा? एक तो नकली किस्म के होते हैं, जो असली किस्म के पौधे होते हैं, क्या वो घरों में लगाए जा सकते हैं? इंशाअल्लाह अर्ज करते हैं। दूसरी कॉल दीजिए। मेरा नाम रब नवाज डिस्ट्रिक्ट खुशाब है। सर हमारा बच्चे जो है उसको गन्नम की एलर्जी है, गन्नम की एलर्जी। वो कहते हैं गन्नम इसको नहीं देनी, गन्नम की कोई चीज नहीं देनी। तो आप एलर्जी का प्रोग्राम लगे हो तो हमें भी कोई एडवाइस कर दें कि हम बहुत परेशान हैं, कहते हैं गन्नम बिल्कुल इसको नहीं खिलानी। इंशाअल्लाह करते हैं। एक और कॉल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदनी क्लिनिक में मेरा सवाल ये है, जो बच्चे छोटे होते हैं 6 महीने तक उनको पानी नहीं दिया जाता है, तो क्यों नहीं दिया जाता है? और जब 6 महीने के बाद पानी देना चाहिए तो कितना देना चाहिए तकरीबन? इरशाद फरमा दीजिए। दुआओं में याद रखिए। मेरी छोटी सी मदनी मुन्नी के लिए भी दुआ कीजिए, बखैर आफियत रहे, हर तरह की बीमारी से बचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको मदनी मुन्नी को सेहत अता फरमाए, उसको खुश रखे, अल्लाह ताला उसकी तमाम परेशानियां, तमाम बीमारियों को दूर रखे, आपको, आपके घर वालों को, सबको इन चीज़ों से दूर रखे। इंशाअल्लाह आपके जवाब देते हैं। दूसरा कॉल दीजिए। गुलाम कादर कंडोला यार से हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी जो उल्टी और मोशन और हैजे के बारे में जो नुस्खा बताया था कि बच्चे को कितने मिकदार में देना चाहिए और बड़े को कितने मिकदार में देना चाहिए, जो इंजीर, बेलगरी, खुश्क और सौंफ जो ये बनाई जाएगी दवाई, इसकी बच्चों की मिकदार कितनी है और बड़ों की? इंशाअल्लाह अर्ज करते हैं। ये तो आपकी कॉल आना शुरू हो गई, इंशाअल्लाह अर्ज कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब ये इंडोर प्लांट, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, और इसमें बिल्कुल लगाने में कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप उसकी केयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कोई ऐसा पौधा आप लगा रहे हैं जिसमें, क्योंकि बाजू का ये होता है घर में पौधे लगाते हैं तो नीचे एक वो प्लांट सा रख लेते हैं, उसमें पानी जमा हो जाता है, जो खुद एक आलूदगी का सबब बनता है, मच्छरों की अफजाइश का सबब बनता है। अगर आप उन चीज़ों को केयर कर सकते हैं, हिफाजत कर सकते हैं, तो लगाने में कोई मुज़ायका नहीं है, आप बिल्कुल पौधे लगा सकते हैं घर के अंदर, उससे यकीनन माहौल में इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फ़ायदा होगा। दूसरा सवाल जो पूछा था उन्होंने गंदम की एलर्जी के हवाले से, तो एलर्जी का अभी हमारे खलील भाई ने जो है ना इनके लिए तो बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इनको पता लग गया कि गंदम से ही इनको एलर्जी। हाँ बिल्कुल, तो ये रोक लेंगे तो इनको जो सिम्टम्स आ रहा है, जीआई के सिम्टम, गैस्ट्रो के सिम्टम्स आ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, मतलब जीआई और गैस्ट्रो से मुराद ये है मदनी चैनल के नाज़रीन के पेट की तकलीफ जो है उसके अलामत जो है ना वो ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो इंशाल्लाह इसका खलील भाई से हम नुस्खा लेते हैं कि क्या होना चाहिए। एक सवाल जो था, छोटे बच्चे को 6 माह तक पानी क्यों नहीं पिलाना चाहिए। देखें, जब हम फीड करवाते हैं, मदर फीड पे होता है, तो तमाम की तमाम ग़िज़ाइयत वगैरह जो है ना वो मदर फीड से मिल जाती है, तो इसलिए उसको पानी की हाजत नहीं होती है, उसके जिस्म को पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए उसको पानी नहीं पिलाना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर आप पानी वगैरह पिला देते हैं तो उसका निज़ाम हज़म इतना अच्छा नहीं होता है, और फिर पानी की कैफियत आपको भी पता है कि किस किस्म की है। हमारे यहाँ पानी की कैफियत इतनी, बड़े नहीं उससे बच पाते, तो छोटे बच्चे कैसे बच पाएंगे। तो एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, एहतियात करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल एहतियात में ही फ़ायदा होगा। उल्टी और मोशन के दो सवाल। दूसरा एक और भी था कि अगर 6 माह के बाद पिलाएं तो कितनी मिकदार में पिलाएं?
हाँ, अब वो 6 माह का बाद जो पिलाएं तो उसकी मिकदार का तयन तो आप नहीं कर सकते। देखें जितना बच्चा यूरिन पास करता है ना, सही, उसी हिसाब से आप उसको पानी पिलाएं। सही। अब यही डेफिनेशन उसमें भी आएगी, जैसे कभी किसी को मोशन लग जाए हो गए तो जितने जैसे मोशन होते जाए वैसे ही फ्लूइड वगैरह हाँ, ORS जितनी फॉर्म के दफा अंदर बच्चा देते जो है जाएं। ना पेशाब पखाने वगैरह करता है तो उसी हिसाब से उसको जो है ना पानी की मिकदार उसमें पूरी कर लेनी चाहिए बच्चे को। खलील भाई 2 सवाल आप खलील भाई के से सवाल आ गया। एक तो गंदम की एलर्जी के हवाले से कोई नुस्खा बता दीजिए। दूसरा जो है गंदम की एलर्जी, गंदुम से एलर्जी, गंदम खा नहीं पाते, खाते हैं तो उसके बाद इनके अलामतें ये आती होंगी मोशन वगैरह या उमूमन मोशन ही होते हैं। तो अगर इसमें आसान ये लेने की जो आपने एलर्जी का नुस्खा बताया, क्या ये गंदम की एलर्जी में भी सूदमंद रहेगा, फायदेमंद रहेगा? उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन परहेज इनको करना पड़ेगा खलील भाई, परहेज के साथ इलाज कर सकते हैं। परहेज तो ये हर यूं कह लेंगे इलाज के जो बीमारी है, इलाज तो यूं कह लेंगे इस तरफ आदमी बाद में आता है। सही। मगर जो परहेज है उसका वो तो गोया के बीमारी के साथ ही गोया के शुरू हो जाता है, तो उससे बचना चाहिए। जब वो डॉक्टर के पास पहुंचेगा, तबीब के पास जाएगा, तो जब वो दवा लेगा तो वो तो जब लेगा, लेकिन ये कि जो भी बीमारी हो उसके हिसाब से एक परहेज की जो मालूमात है तो वो होनी चाहिए ताकि उससे बचा जा सके, ताकि मर्ज जो है मज़ीद ना बढ़े। और हमने एलर्जी के हवाले से अभी अर्ज़ किया था वो इलाज, तो उसको जो है खलील भाई इसका अगर आप एक जो हमने उल्टी और मोशन का जो आपने बताया था, इस इलाज को भी मैं दोहरा देता हूँ। अगर स्क्रीन पे भी एलर्जी का जो नुस्खा है वो ले आए। इसे गुले बनफ्शा जो है ये 6 ग्राम, गुले बनफ्शा 6 ग्राम, और गुले सुर्ख यानी गुलाब के फूल ये 6 ग्राम, इसी तरह से मुनक्का ये 5 दाने, काली मिर्च 5 दाने, गुड़ 12 ग्राम। गुड़ के अलावा तमाम दवाएं 1 गिलास पानी में उबाल लें, अच्छी तरह जोश देने के बाद इसे छान लीजिए और फिर आखिर में गुड़ मिलाकर पी लें। तो 2 से 3 दिन इसको इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इससे जो है वो फ़ायदा होगा। और जो हैज़ा उल्टी मोशन का जो घरेलू इलाज था, इसको मैं दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। उस वक्त जो है ये जड़ी बूटियाँ बाज़ जो है वो सही मानों में दिखाई नहीं जा सकी थी, इसको दोबारा थैली में थी। तो ये अंजबार है, इसको आप देख लीजिए। इसकी जो मिकदार अर्ज़ की थी वो तकरीबन 2 तोला यानी 24 डबल 12 ग्राम, 24 ग्राम, 25 ग्राम इसको ले लिया जाए। अंजबार, इसे अंजबार कहते हैं, ये 2 तोला। और इसके बाद जो है बेलगरी, बेलगरी खुश्क ये भी 2 तोला। और इसके बाद जो तीसरी चीज़ थी वो थी सौंफ। तो सौंफ जो है ये 1 तोला, तकरीबन कमोबेश 12 ग्राम। तो तीनों दवाएं साफ़ करके पीस लीजिए। 1-1 चम्मच सुबह शाम पानी से लीजिए। बच्चों को आधी मिकदार दीजिए, ये अर्ज़ किया था। तो अगर 10 साल के यानी 5, 6 साल, 7 साल, 8 साल इस दरमियान के बच्चे हैं तो उनको आधी आधी छोटी वाली चम्मच जो है दे दी जाए। यूँ कह लें 3-3 ग्राम अंदाज़न। और इससे भी छोटे हैं 2 बार, दिन में 2 बार 1-1 चम्मच सुबह शाम पानी से। और अगर उससे भी कोई छोटा बच्चा है तो उसकी मिकदार मज़ीद 1/4 चम्मच कर दी जाए, 1/4। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये उल्टी मोशन हैज़ा वगैरह में फ़ायदा होगा। इसी तरह से दमा, खांसी, सांस की तंगी के 3 मुख्तसर घरेलू इलाज भी समाज खलील भाई बड़ों की मिकदार भी अर्ज कर दें। बड़ों का भी पूछा था कि बड़ों को कितनी देनी चाहिए? बड़ों की मिकदार जो है 1-1 चम्मच अर्ज किया। 1-1 चम्मच, वो भी 2 वक्त में, 2 वक्त। बड़ों को 1-1 चम्मच 2 वक्त, सुबह शाम। जो छोटे हैं तो उनको जो है आधी चम्मच। जो मज़ीद इससे भी छोटे हैं यानी 4-5 साल, 6 साल इस तरह के यूँ कह लें, या इससे भी, तो वो आधी से भी आधी चम्मच, 1/4 चम्मच कह लें, वो इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इससे फ़ायदा होगा। दमा, खांसी, सांस की तंगी के 3 मुख्तसर घरेलू इलाज, ये भी समात फरमा लीजिए। इसमें नंबर 1 मेथी दानों का पाउडर। मेथी दाने किसी भी पंसार की दुकान से, पंसारी की दुकान से, जहाँ से जड़ी बूटियाँ मिलती हैं वहाँ से आपको दस्तयाब हो सकते हैं। तो वहीं से आप इसको चाहे पिसवा लें, चाहे घर में ग्राइंड कर लें। मेथी दानों का पाउडर गर्म पानी में घोलकर पीना दमा और खांसी में मुफीद है। यूँ कह लें कि आधा चम्मच जो है 1 कप पानी में इसको
डालकर जो है पी लिया जाए कमो बेश अंदाज़न। इसी तरह से नंबर 2, मेथी का कहवा सांस के घुटन, हलक की सूजन और खांसी में मुफीद है। इसकी भी मिकदार कमो बेश अंदाज़न जो है ये की जा सकती है कि 1 कप जो अगर पानी होगा उसके अंदर जो है 1 चम्मच मेथी दाने डाल लिए जाएं। नंबर 3, 5 अदद काली मिर्च, 10 ग्राम मुनक्का और 10 अदद मग़ज़ बादाम, यानी बादाम जो होते हैं इसकी जो गिरी होती है, सोते वक्त खाइए, इसके बाद पानी ना पिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल राहत महसूस करेंगे। ये तीनों घरेलू इलाज जो है अमीर अहले सुन्नत हमारे शेख तरीक़त दामद बरकातुहुम आलिया की किताब घरेलू इलाज और मेथी के 50 मदनी फूल, ये जो रिसाला है इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूद हैं। इसी तरह से नज़ला और ज़ुकाम, नज़ला ज़ुकाम खांसी, इसका रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं। खांसी नज़ला ज़ुकाम का रूहानी इलाज ये बहुत ही आसान है, इसे आप नोट फरमा लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु 66 बार 66 टाइम मरीज पर रोज़ाना पढ़कर दम कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नज़ला ज़ुकाम खांसी के अमराज में फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। माशाअल्लाह। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने जो नुस्खे सुने, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस पे अमल करेंगे तो आपको इन चीज़ों से फ़ायदा भी होगा। एक वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है, लेकिन एक चीज़ पे और थोड़ा सा मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा सलमान भाई। एक होती है प्लास्टिक पॉल्यूशन, सही है, प्लास्टिक की वजह से भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे बड़ा ज़्यादा डैमेज हो रहा है। मतलब प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, बिलखुसूस शॉपर्स वगैरह कर रहे होते हैं, यही है, तो वो हम इस तरह फेंक देते हैं उठा के, और वो फेंकने के बाद जो है वो फिर दरिया में या समंदर में जब जाते हैं तो अल्टीमेटली नुकसान कहाँ हो रहा था? नुकसान जो आबी हयात हो रही होती है उनको नुकसान हो रहा होता है, वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं। और फिर डॉक्टर साहब, लेकिन आप तो शॉप आते ही सारे शॉपर प्लास्टिक के हैं, तो फिर कैसे फेंकें कैसे? नहीं, आप ये देखें ना, आप यहाँ अभी प्लास्टिक के साथ साथ आपको कागज के शॉपर भी मिलते हैं, बिल्कुल कागज के शॉपर। ज्यादातर तो प्लास्टिक ही है, वो अपने आराम के लिए ले लिया ना। लेकिन अगर अभी भी आप देखेंगे काफ़ी फैमिलीज ऐसी हैं जो एक पुराने ज़माने में देखेंगे एक वो बास्केट होती थी, उसको लेके जाते थे शॉपर में, उसी के अंदर टोकरी के अंदर लेकर आते थे, और या फिर ये कि कपड़े का थैला हुआ करता था उसमें लेके, अभी भी काफ़ी लोग वो यूज़ करते हैं। अगर मेरे ख्याल में हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम इस पोल्यूशन में कम से कम अपना थोड़ा बहुत तो हिस्सा डाल सकते हैं, कि उसको हम कम से कम कर सकते हैं। आबी हयात जो नुकसान हो रही है, इनको प्रॉब्लम हो रही है, ये देखिए आप प्लास्टिक पोल्यूशन अगर स्क्रीन पे देख रहे हैं आप कि किस हद तक ज्यादा है। ये तो एक बहुत छोटा सा आप पानी बताया जा रहा है, प्लास्टिक की बोतल्स भी शामिल हैं, सब चीजें इसमें शामिल हैं, वो थैलियां हैं, बोतल हैं, इवन घरेलू इस्तेमाल करने वाली चीजें जो प्लास्टिक की होती हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं, जो रिसाइकिल भी की जाती है और उसको फेंक भी दिया जाता है, तो फिर वो फिर नुकसानदेह पैदा हो जाता है। तो ये आज हमने मदनी चैनल के नाज़रीन सिलसिला किया था, थोड़ा सा बीमारी से हट के थोड़ी सी आप लोगों को अवेयरनेस देना चाह रहे थे कि जो माहौल की वजह से हमारी बहुत सारी बीमारियां हमारे अपने माहौल की वजह से पैदा हो जाती हैं, जिस पे एक बहुत बड़ा अमल दखल जो है ना इंसान का खुद का होता है। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से जितना कम से कम आपका इंटरेक्शन हो तो ज़्यादा अच्छा है। आपका बहुत ज़्यादा इसमें अमल दखल नहीं होना चाहिए। अपनी चीज़ों का ख्याल रखें, अपनी गाड़ियों का ख्याल रखें, उनसे दुआ नहीं, जहाँ तक आपके बस में हो उतना तो आप कर सकते हैं, ताकि आपसे और दूसरों आपकी वजह से किसी और को नुकसान ना पहुँच सके। इंशाअल्लाह अगले सिलसिले में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूले पाक की दुखियारी उम्मत पर इनायत कर, मरीजों गमज़दों आफत नसीबों पर